गरीब ससुराल में एक कटोरी चावल। दोपहर के वक्त आसमान से तेज धूप बरस रही होती है। वहीं खेत की सारी फसल पूरी तरह सूख कर मुरझा चुकी है। तभी राम अपने तीनों बेटों के साथ खेत के बीच खड़े होकर बेबसी से आसमान को देखते हुए, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। हमारी महीनों की सारी मेहनत इस धूप में जलकर खाक हो गई। हाँ पिताजी, आसमान तो जैसे आग उगल रहा है। एक बूंद भी पानी न मिलने से हमारी सारी उम्मीदें टूट गईं। भैया, इस सूखे ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करेंगे। मुझे तो चिंता इस बात की है कि हमारी सारी पूंजी इस मिट्टी में दफन हो गई। अब तो घर चलाना भी मुश्किल होगा। अब यहाँ धूप में खड़े रहने से कुछ नहीं बदलेगा। चलो चुपचाप घर वापस चलते हैं। चारों भाई धूप में चलते हुए अपने पुराने कच्चे मिट्टी के घर में पहुंचते हैं। वो पसीने से लथपथ हैं। तभी मीरा और राधा रसोई से निकलकर बरामदे में आती हैं और उन्हें देखकर, आप सब आ गए? बाहर धूप बहुत तेज है, आप सबके चेहरे एकदम झुलस गए हैं। ऐसा कीजिए, आप सब जल्दी से नहा लीजिए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। चारों पुरुष मीरा की बात का कोई जवाब नहीं देते। वो जमीन पर सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। ये देखकर मीरा, क्या हुआ? आप सब इस तरह चुप क्यों हैं? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आखिर आप लोग आज इतने उदास क्यों हो? बहू, इस साल हमारी सारी फसल पूरी तरह सूख गई। गर्मी की मार ने एक दाना भी खेत में नहीं छोड़ा। हमें चिंता इस बात की है कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा। यही सोचकर मेरी जान निकली जा रही है। हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। भाभी, इस बार उम्मीद थी कि फसल अच्छी होगी। इसी भरोसे हमने बाजार से थोड़ा ज्यादा कर्ज भी ले लिया था। और तो और, कर्ज के लिए हमने अपनी जमीन भी गिरवी रख दी थी। लेकिन सब बर्बाद हो गया। समझ नहीं आता अब कर्जदारों का पैसा कैसे भरेंगे। हे भगवान, पहले ही गरीबों की क्या कम मार थी, जो अब फसल भी बर्बाद हो गई। हम गरीबों की किस्मत में तो सुख है ही नहीं। सही कह रही हो माँ। अब इस गांव में रहकर कोई फायदा नहीं। यहाँ रुके तो कर्जदार जीने नहीं देंगे। हमें ये गांव छोड़ना ही होगा। शहर जाकर ही हमारी मुश्किलों का कोई हल निकल सकता है। क्या शहर जाना होगा? नहीं बेटा, मैं अपना ये पुराना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी पूरी जिंदगी यही बीती है। माँ जी, घर छोड़कर जाना तो मैं भी नहीं चाहती, क्योंकि इस चौखट से मेरा भी बहुत लगाव है। लेकिन हमारी मजबूरी समझिए। अगर हमें अपनी जमीन और इस घर को कर्जदारों से बचाना है तो हमें आज ये भारी कदम उठाना ही पड़ेगा। हाँ माँ, मीरा बिल्कुल सच कह रही है। शहर जाकर मेहनत मजदूरी करेंगे तभी अपना पेट पाल पाएंगे और साथ ही कर्ज भी उतार पाएंगे। पूरा परिवार भारी मन से अपने कपड़े और गांव का बचा हुआ राशन समेटने लगता है। वो दाल चावल, थोड़ा आटा, आलू, मसाले पोटली में बांधते हैं और शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। शाम तक पूरा परिवार शहर पहुंचकर वहां की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर भटक रहा होता है, जहां चारों तरफ गाड़ियों का शोर और ऊंची इमारतें दिख रही होती हैं। तभी मोहन, इस बड़े शहर में तो सिर्फ कंक्रीट के मकान हैं। हम गांव छोड़कर आ तो गए, पर रहेंगे कहाँ? हाँ भैया, यहाँ तो हर तरफ अनजान लोग हैं। कोई हमारी मदद करने वाला दिख नहीं रहा। समझ नहीं आता काम कहाँ ढूंढे। मम्मी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है, पानी दो ना। मीरा जल्दी से अपनी थैली से प्लास्टिक की बोतल निकालती है और उसे उलटकर देखती है। लेकिन बोतल को पूरी तरह खाली देखकर वो परेशान होते हुए, अरे, बोतल का पानी तो खत्म हो गया। बेटा, थोड़ा धीरज रखो, पानी का इंतजाम करती हूँ। भाभी जी, आप परेशान मत होइए। मैं अभी कहीं से पानी का इंतजाम करके लेकर आता हूँ। किशन दौड़कर सड़क के पार एक बड़ी किराना दुकान पर जाता है और देखता है कि वहाँ एक दुकानदार काउंटर पर बैठा सामान तौल रहा होता है। तभी किशन दुकानदार से, भैया एक पानी की बोतल दे दीजिए। दुकानदार पानी की बोतल किशन को देता है। वहीं किशन बोतल लेकर दुकानदार को पैसे देते हुए दुकानदार से, भैया हम लोग गांव से आए हैं। हमारी फसल बर्बाद हो गई। यहाँ हमारा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। क्या यहाँ आसपास कोई छोटा कमरा किराए पर मिल जाएगा? और मजदूरी के लिए कहाँ जाना पड़ता है, जरा ये बता दीजिए। अच्छा, गांव से आए हो? देखो भाई, यहाँ से बिल्कुल सीधे चले जाओ। आगे गली में सस्ता कमरा मिल जाएगा। और काम के लिए यहाँ से अगले चौक पर चले जाना। उसे मजदूर चौक कहते हैं। वहाँ सुबह जल्दी पहुँचना। सुबह सुबह बहुत से ठेकेदार वहाँ मजदूर लेने आते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें पहले ही दिन काम मिल जाएगा। किशन दुकानदार को धन्यवाद बोलकर पानी की बोतल लेकर वापस आता है। फिर अर्जुन को पानी पिलाकर सभी आगे बढ़ते हैं और
काफी तलाश करने के बाद उन्हें एक तंग गली में एक छोटा सा कच्चा कमरा किराए पर मिल जाता है। वहीं रात को मीरा फर्श पर बैठकर सभी को रोटी अचार परोसते हुए। लीजिए, सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लीजिए। अभी हमारे पास यही है। अब बस सुबह काम मिल जाए तो परेशानियां दूर होंगी। इस उम्र में मेरी हड्डियों में अब वो जान नहीं बची, नहीं तो मैं कल सुबह तुम्हारे साथ मजदूरी करने चलता। अरे नहीं पापा जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इस उम्र में अब आपको आराम करने की जरूरत है। हम भाई हैं ना, हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तभी अचानक खाते खाते किशन का सिर घूमने लगता है और वो आंखें बंद करके दीवार से टिक जाता है। ये देखकर मीरा, अरे क्या हुआ देवर जी, आप ऐसे आंखें क्यों बंद कर रहे हैं? मोहन भागकर पानी का ग्लास लाता है और मीरा अपने हाथों में पानी लेकर किशन के चेहरे पर छींटे मारती है। तभी किशन धीरे धीरे आंखें खोलते हुए सभी से, कुछ नहीं हुआ भाभी, आप परेशान मत होइए, बस अचानक से थोड़ा चक्कर सा आ गया था, अब ठीक हूँ। मैं तो हमेशा बोलती थी बेटा कि थोड़ा ढंग से खाया पिया कर, हमेशा पेट काट कर काम में लगा रहता था। अब देख शरीर कमजोर हो गया। अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए, अब तो हम शहर आ गए हैं ना, अब हम लोग यहाँ खूब कमाएंगे और अच्छा खाएंगे। जिसके बाद खाना खाकर पूरा परिवार फर्श पर ही एक पुरानी दरी बिछाकर सो जाता है। फिर अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सभी लोग उठ जाते हैं। वहीं मीरा सभी को नाश्ता करवाती है और फिर थोड़ी देर के बाद पति और दोनों देवर काम पर जाने के लिए तैयार खड़े होते हैं। तभी मीरा उनको माथे पर तिलक लगाते हुए, भगवान आप लोगों की मेहनत को खाली नहीं जाने देंगे, अच्छे से जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जिसके बाद तीनों भाई घर से निकलकर मजदूर चौक पहुंचते हैं और देखते हैं कि चौक पर सैकड़ों मजदूर खड़े हैं। ऐसे ही दोपहर होने को आती है, तभी एक ठेकेदार जीप से उतरता है और उसके पास आकर, हाँ भाई, तुम तीनों को काम चाहिए क्या? हाँ साहब, हम काम करने के लिए ही तो गांव से शहर आए हैं, लेकिन तुम तीनों देखने में काफी कुपोषित और दुबले पतले लग रहे हो भाई। इतने कमजोर शरीर से तुम लोग मेरी साइड पर ईंट और सीमेंट के भारी कट्टे उठा पाओगे क्या? अरे हाँ साहब, हम बिल्कुल उठा लेंगे, हमारे शरीर पर मत जाइए, हम गांव के रहने वाले काफी मेहनती लोग हैं। अच्छा ठीक है, अगर इतना भरोसा है तो चलो मेरे साथ, जीप में बैठो। ठेकेदार उनको अपनी जीप में बैठाकर कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाता है। वो तीनों भाई काम शुरू करते हैं। वो सीमेंट के कट्टे उठा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना शुरू करते हैं। 8-10 कट्टे तो वो किसी तरह रख देते हैं, लेकिन 11वां कट्टा उठाने की कोशिश में मोहन के पैर में अचानक तेज दर्द होता है। वो कट्टा छोड़कर दर्द के मारे वहीं जमीन पर बैठ जाता है। उसे देखकर किशन और कन्हैया अपना कट्टा फेंककर दौड़कर मोहन के पास आते हैं। क्या हुआ भैया, आप अचानक इस तरह जमीन पर क्यों बैठ गए? कहीं चोट तो नहीं लग गई क्या? अरे कुछ नहीं छोटे, बस वो खेत में पत्थर हटाते समय जो पैर पर पत्थर गिरा था ना, उसी चोट का दर्द फिर से उभर आया है। भैया आप चुपचाप यहाँ छांव में शान से बैठ जाइए, अब आप एक भी कट्टा नहीं उठाएंगे, बाकी काम हम कर लेंगे। ऐसा कहकर दोनों भाई काम पर लग जाते हैं और मोहन अपने पैर को पकड़कर एक किनारे बैठ जाता है। तभी ठेकेदार वहाँ चक्कर काटते हुए आता है और मोहन को बैठा देखकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है। अरे भाई, ये क्या तमाशा चल रहा है? चौक पर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मेहनती हैं, यहाँ आते ही बैठ गए। साहब बस थोड़ी देर आराम कर लूं, पैर में पुरानी चोट का दर्द बढ़ गया है, ठीक होते ही काम पर लगता हूँ मैं। सुन भाई, मैं यहाँ आराम करने के पैसे नहीं देता, काम करने के पैसे देता हूँ। काम नहीं करना तो सीधे बोल। ठेकेदार मुड़कर दोनों भाइयों को देखता है जो कमजोरी की वजह से सीमेंट का कट्टा अच्छी तरह से नहीं उठा पा रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। ये देखकर ठेकेदार गुस्सा होते हुए उन दोनों से, बातें बड़ी बड़ी और इनसे मामूली सीमेंट का कट्टा नहीं उठ रहा, चलो भागो यहाँ से, मेरा टाइम खराब मत करो, चलो। साहब आप हमें काम से निकाल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जितनी देर काम किया है कम से कम उसके पैसे तो दे दीजिए। अच्छा पैसे चाहिए तुम्हें इस सुस्त काम के? हाँ, ये लो पकड़ो 100 रुपए और निकलो यहाँ से, दोबारा मत दिखना। इतना कहकर ठेकेदार उनके सामने 100 रुपए का नोट फेंक देता है। वही किशन रोते हुए उस नोट को उठाता है और तीनों भाई सिर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोपहर के समय मीरा अपने छोटे से कमरे में बैठकर अपने दोनों बच्चों को एक थाली में रोटी, अचार और थोड़े से चावल खिला रही होती है। तभी करण अपनी माँ से, मम्मी आज ये चावल बहुत अच्छे बने हैं, मुझे थोड़ा सा चावल और दे दो ना, बहुत भूख लगी है। नहीं बेटा, अब और चावल नहीं है, तुम ये रोटी खा लो ना, रोटी भी तो अच्छी बनी है।
तभी कमरे का दरवाजा खुलता और मोहन के साथ किशन और कन्हैया थके हुए और उदास चेहरे लेकर अंदर आते हैं। मीरा उनके खाली हाथ देखकर परेशान होते हुए, क्या हुआ आप लोगों को? आप सब इस वक्त वापस क्यों आ गए? और आप लोगों के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? मीरा, आज तो किस्मत ने ही साथ छोड़ दिया। ठेकेदार ने हमें कमजोर समझकर साइट से बाहर निकाल दिया और सिर्फ 100 रुपए दिए। कोई बात नहीं, आप लोग इस तरह हिम्मत मत हारिए। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें अपनी सूझबूझ से ये परीक्षा पास करनी होगी। बहू सही कह रही है, हमें थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठ जाइए और खाना खा लीजिए। अब काम की तलाश कल करना। माँ जी सही कह रही है, आप लोग मुंह हाथ धोकर बैठिए, मैं थाली परोसती हूँ। मीरा रसोई में जाकर सूखी रोटियां और अचार लाकर पति और देवर के सामने रख देती है। तीनों भाई चुपचाप बैठकर खाने लगते हैं। तभी कुछ सोचते हुए मीरा, पहले कुछ दिनों तक हमें बहुत संभल कर चलना होगा। ये 100 रुपए तो 1-2 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही समय आगे बढ़ता है और अगले 1 हफ्ते तक तीनों भाई सुबह उठकर मजदूर चौक जाते हैं, लेकिन उनके दुबले पतले शरीर को देखकर कोई काम नहीं देता। फिर एक शाम जब तीनों भाई काम की तलाश में बाहर गए थे, तभी मीरा रसोई में रखे बर्तनों को खोलकर देखने लगती है। अनाज के सारे डिब्बे खाली पड़े थे। उन्हें देखकर मीरा अपने आप से, हे भगवान, आटे और चावल का डिब्बा तो लगभग खाली हो चुका है। अगर इन्हें आज भी काम नहीं मिला तो हम कल क्या खाएंगे? मीरा बर्तनों को पलटकर देख रही होती है कि तभी उसकी सास दबे पांव रसोई में आकर बहू को उदास देख बहू से, क्या हुआ बहू, बात क्या है? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस यही देख रही थी कि आज रात के खाने में क्या बनाना है। बहू मैं सब जानती हूँ, बस इतना ही कहूँगी कि हाथ थोड़ा टाइट रखना जब तक इन्हें कोई ढंग का काम नहीं मिल जाता। तभी अचानक बाहर के दरवाजे पर किसी के तेजी से अंदर आने की आवाज आती है। राधा और मीरा दोनों बाहर आकर देखती हैं तो मोहन, किशन और कन्हैया तीनों खुशी से अंदर आते हैं। महा, मीरा, देखो आज हमारे नसीब का ताला खुल गया। हमें बहुत ही अच्छा काम मिला है। क्या कह रहा है बेटा? सच में काम मिल गया? ऐसा क्या काम मिल गया जो तू इतना खुश हो रहा है? पापा जी, एक ठेकेदार ने हम तीनों भाइयों को पूरे 1 हफ्ते के लिए अपनी साइट पर काम पर रख लिया है। हाँ, बस एक ही शर्त है कि वो हमारे पूरे हफ्ते के पैसे काम खत्म होने के बाद यानी 7वें दिन एक साथ देगा। अरे भाई, ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। कम से कम 7 दिनों तक काम की कोई चिंता तो नहीं रहेगी। हाँ भाभी जी, अब बस आपको कैसे भी करके ये 1 हफ्ता और मैनेज करना पड़ेगा, फिर हम पूरा राशन भरवा लेंगे। राधा और मीरा सबकी बातें सुनकर मुस्कुराने की कोशिश करती हैं, लेकिन रसोई के खाली डिब्बों का ख्याल आते ही उनकी मुस्कान गायब हो जाती है। जिसके बाद रात को मीरा रसोई में जाकर चूल्हा जलाकर बचा हुआ थोड़ा सा आटा निकालती है और उसे गूंथकर रोटियां सेकना शुरू करती है और फिर खाना लेकर बाहर आती है और चटाई पर खाना परोसते हुए, राशन बस कुछ ही दिनों का बचा है, इसलिए जब तक सैलरी नहीं मिल जाती तब तक खाना थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं मीरा, तुम जो सही समझती हो वही करो। हम सब आधा पेट खाकर भी 7 दिन काट लेंगे। मीरा अपने दोनों बच्चों, सास ससुर, पति और देवरों की थालियों में सिर्फ आधी आधी रोटी और थोड़ा सा नमक मिर्च रख देती है। ये देखकर करण अपनी माँ से, मम्मी आज आपने मुझे सिर्फ आधी ही रोटी क्यों दी? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, इतने में पेट कैसे भरेगा? अरे बेटा, तुम्हें पता है आज पड़ोस वाली आंटी ने मुझे बहुत ही मजेदार और अनोखी कहानी सुनाई। कैसी कहानी मम्मी? हमें भी सुनाओ ना प्लीज। उन्होंने बताया कि वो एक बार घने जंगल में गई थी। वहाँ अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा और भूखा शेर आ गया। मीरा बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए कहानी सुनाने लगती है। बच्चे उसकी बातों में खोकर अपनी आधी रोटी चबाते हैं और पानी पीकर फर्श पर सो जाते हैं। वहीं उन्हें देखकर मीरा, क्या करूं मेरे बच्चों, तुम मेरी इस लाचारी को समझो। एक बार तुम्हारे पापा को पैसे मिल जाए फिर भरपेट खाना खिलाऊंगी। अगले दिन भी बच्चे और सास ससुर भूख से परेशान होते हैं और मीरा उन्हें फिर से आधा आधा पेट खाना खिलाकर जैसे तैसे संभालती है। फिर अगले दिन राधा अपनी बहू से, बहू पेट में चूहे कूद रहे हैं, अगर रसोई में एक भी रोटी बची हो तो मुझे दे दो ना। माँ जी, रोटी तो अब एक भी नहीं बची है। मैं अंदर थोड़ा सा चावल पानी में चढ़ा देती हूँ, तब तक आप ये गर्म पानी पी लीजिए। मीरा सबको गुनगुना पानी पिलाकर उनकी भूख मार देती है और एक कोने में बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगती है। धीरे धीरे 7 दिन गुजर जाते हैं और 7वें दिन मीरा घर पर बैठी बड़ी ही बेचैनी से अपने पति और देवर का इंतजार कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ तीनों भाई हफ्ते भर की कड़ी मेहनत के बाद ठेकेदार के कैबिन से बाहर खड़े होकर बड़ी ही खुशी से अपनी दिहाड़ी मांगते हुए, साहब आज हमारे काम का 7वां दिन पूरा हो गया है, अब हमारी हफ्ते भर की मजदूरी के पैसे दे दीजिए। पैसे?
किस बात के पैसे मांग रहे हो तुम लोग, हैं? इन 7 दिनों में तुम तीनों ने काम से ज्यादा तो सिर्फ आराम किया है भाई। साहब ऐसा मत कीजिए, अगर आज आपने हमारी मजदूरी के पैसे नहीं दिए तो हमारे बच्चे आज रात भूख से मर जाएंगे। ए सुन भाई, मैंने तुम्हारे बच्चों का कोई ठेका नहीं ले रखा है। चलो तुरंत बाहर निकलो यहाँ से। तीनों भाई कैबिन से बाहर आकर साइड पर खड़े दूसरे मजदूरों के सामने लाचारी से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे भाई सब लोग देखो, ये ठेकेदार हमें ठग रहा है। 7 दिन हमसे जानवरों की तरह काम करवा लिया और अब पैसे देने से मना कर रहा है। आसपास के लोग उनकी बातें सुनते हैं लेकिन कोई भी ठेकेदार के डर से आगे नहीं आता। तभी ठेकेदार कैबिन से बाहर आकर अपना फोन निकालते हुए, तुम लोग सीधे सीधे यहाँ से जाते हो या नहीं, हाँ? या फिर मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम तीनों को अंदर करवा दूं? पुलिस का नाम सुनते ही तीनों भाई डर जाते हैं। वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से लंगड़ाते हुए एक दूसरे को सहारा देकर घर की तरफ चल देते हैं। उधर मीरा रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। तभी वो बर्तनों के ढक्कन हटाकर देखती है तो बर्तनों में राशन का एक दाना भी नहीं मिलता। ये देखकर मीरा अपने आप से, हे भगवान, आटा दाल चावल सब कुछ बिल्कुल खत्म हो गया। अब मैं रात के खाने में क्या बनाऊंगी? तभी राधा रसोई में आती है और मीरा को खाली बर्तनों के सामने बेहद परेशान देख, बहू तुम चिंता मत करो, आज 7वां दिन है। वो तीनों पैसे लेकर आते ही होंगे, शायद रास्ते से राशन ले आए, थोड़ा इंतजार करो। सास और बहू दोनों रसोई के बाहर आकर दरवाजे की चौखट पर बैठकर रास्ता देखने लगती हैं। कुछ देर के बाद तीनों भाई खाली हाथ निराश घर के अंदर आते हैं। मीरा देखती है कि वो तीनों बहुत ही उदास नजर आ रहे हैं। तभी तीनों भाई बिना कुछ बोले अंदर आकर फर्श पर दीवार के सहारे बैठ जाते हैं। राधा और मीरा भी उनके पीछे आकर उनसे, क्या हुआ आप लोगों को? आप सब इस तरह चुप क्यों हैं? ठेकेदार ने पैसे तो दे दिए ना? सब कुछ खत्म हो गया मीरा। उस बेईमान ठेकेदार ने हमें एक भी पैसा देने से मना कर दिया और काम से भी निकाल दिया। हे राम, आज घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। अब हम क्या खाएंगे? मम्मी बहुत तेज भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना। बहू लाचारी छिपाने के लिए रसोई में जाकर चूल्हे पर पानी चढ़ाकर गर्म करने लगती है और 2 गिलासों में लेकर वापस आकर बच्चों को दे देती है। करण गर्म पानी का गिलास हाथ में लेकर उसे देखते हुए, माँ इतने दिन हो गए, आप हमें सिर्फ ये गर्म पानी पिला रही हो, मुझे खाना खाना है। अरे मेरे बेटे सुनो तो, खाना बन रहा है। तब तक आओ, मैं तुम्हें एक बड़े राजा के भंडारे की कहानी सुनाती हूँ। कैसी कहानी माँ? क्या उस कहानी में कुछ खाने को भी मिलेगा? हाँ बेटा, एक राजा ने बड़ा भंडारा रखा था जिसमें तरह तरह के पकवान थे। माँ मुझे तो रसगुल्ले, गुलाब जामुन और गरम गरम पूरी सब्जी खानी है, मुझे ये सब बहुत पसंद है। हाँ बेटा, ये जादुई पानी पी लो, फिर आंखें बंद करके ही राजा के भंडारे का सब स्वाद मिल जाएगा। मीरा जबरदस्ती बच्चों को पानी पिलाते हुए कहानी सुनाकर सुला देती है। कमरे में बाकी सब लोग अंधेरे में निराश बैठे होते हैं। तभी राधा दुखी होते हुए, हम गांव छोड़कर आए थे कि शहर में हालात सुधरेंगे, लेकिन यहाँ तो हमारे दिन बद से भी बदतर हो गए। हाँ माँ, अब हमारे सचमुच भूख से मरने के दिन आ चुके हैं। इस कमजोर शरीर को इस शहर में कोई काम देने को तैयार नहीं है माँ। अब आप लोग चिंता मत कीजिए, अब मैं काम की तलाश करूंगी, मैं कुछ करूंगी। मैं इस तरह अपने परिवार और बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। अरे नहीं मीरा, तुम काम करने क्यों जाओगी? हम भाई अभी और कोशिश करेंगे। नहीं, ये करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे आज के राशन का इंतजाम करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह बच्चे सो रहे होते हैं। तभी मीरा अपनी पड़ोसन के घर जाकर दरवाजा खटखटाती है। पड़ोसन दरवाजा खोलती है तो मीरा उसे अपनी परेशानी बताते हुए, दीदी, घर में अन्न का दाना नहीं है, अगर आप एक दिन का राशन मुझे दे दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देखो बहन, हम भी तुम्हारी तरह ही रोज कमाने खाने वाले हैं। हमारे पास इतना तो नहीं, पर जितना हो सके मदद कर सकती हूँ। करुणा अंदर जाती है और एक कटोरी चावल लाकर मीरा के आंचल में दे देती है। मीरा आगे 2-3 और घर खटखटाती है। तभी एक घर से कमल और कमला बाहर निकलकर, अरे आगे जाओ भाई, सुबह सुबह कुछ नहीं है यहाँ, मांगने मत आया करो, चलो। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से भिखारी आ जाते हैं, चलो आगे बढ़ो यहाँ से। मीरा को उनकी बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए उस एक कटोरी चावल को लेकर अपने घर वापस लौट आती है। उसे यूं ही उदास देखकर राधा, क्या हुआ बहू, हो गई व्यवस्था? कुछ राशन मिला क्या? माँ जी, बस ये एक कटोरी चावल मिला है। एक कटोरी चावल में क्या होगा बहू? इससे हमारे इतने बड़े परिवार का पेट कैसे भरेगा?
याद आया कि मेरी नानी बचपन में चावल में ज्यादा पानी डालकर उबालती थी और नमक मिर्च डालकर खिलाती थी। मैं वही बनाऊंगी। मीरा रसोई में जाती है और मिट्टी का चूल्हा जलाकर बर्तन में पानी ज्यादा रखती है और उस एक कटोरी चावल में नमक मिर्च डालकर उबाल लेती है। फिर कटोरी में बाहर लाकर सभी को दे देती है। करण उन उबले हुए चावलों से बने दलिया को खाकर अपनी माँ से, वाह मम्मी, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। ये क्या है? ये पहले क्यों नहीं बनाया था आपने? पहले इसका आइडिया नहीं आया ना बेटा, अब तुम इसे अच्छे से पूरा खा लो। पूरा परिवार वो दलिया खुशी से खाता है। दलिया खाने के बाद मोहन मीरा से, चलो ठीक है, पेट में कुछ गया, थोड़ा सहारा मिला, अब हम काम की तलाश में जाते हैं। ठीक है, आप लोग जाइए और मैं भी आज काम की तलाश में बाहर जाती हूँ। अपने पति और देवर के काम पर जाने के बाद मीरा 2-3 बंगलों में काम मांगने जाती है। पहले घर की मालकिन उसे दरवाजे पर ही रोकते हुए, अरे तू इतनी दुबली पतली है, हमारे घर का काम कैसे कर पाएगी? आगे जा, हमें तेरे जैसे कुपोषित लोगों की जरूरत नहीं है। इतना सुनकर मीरा अगले घर में जाती है जहाँ मालिक उसे काम पर रख लेता है। जिसके बाद मीरा वहाँ बर्तन धोती है और पोछा लगाती है। तभी मालिक सोफा खिसकाने को कहता है, पर कमजोरी के कारण मीरा से सोफा नहीं खिसकता। ये देखकर मालिक गुस्सा होते हुए, बातें तो बड़ी बड़ी कर रही थी, हाँ? कि मेहनत कर लेती हूँ, यहाँ एक सोफा नहीं खिसका पा रही। मुझे तुम जैसे गरीबों और कमजोरों की जरूरत नहीं है, चलो। अरे साहब, गलती हो गई, मैं सोफा खिसका लूंगी, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा और मैं बिना काम के पैसे किसी को नहीं देता, चलो बाहर निकलो। मालिक मीरा को काम से निकाल देता है। दोपहर को मीरा घर लौटती है, तभी बच्चे फिर खाना मांगते हैं। मीरा निराश होकर बैठ जाती है और बच्चों को बार बार पानी पिलाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को मीरा खिड़की से देखती है तो मोहल्ले की एक औरत तैयार होकर जा रही होती है। उसे देखकर मीरा बाहर आकर उसे रोकते हुए, अरे दीदी, कहाँ जा रही हो इस वक्त? बस पास में ही एक दावत है तो खाना खाने जा रही हूँ। मीरा भी कुछ मिलने की उम्मीद में उसके पीछे चल देती है। मैरिज गार्डन के एंट्री गेट पर दरबान को कार्ड चेक करते देख मीरा बेइज्जती के डर से वहीं रुक जाती है और देखते देखते कुछ लोग जूठे पत्तल लाकर वहां बाहर फेंक देते हैं और उस फेंके हुए खाने को कुत्ते खा रहे हैं। ये देखकर मीरा मन ही मन सोचते हुए, क्या दिन आ गए हैं, एक समय हम भूखे कुत्तों को खाना खिलाते थे और आज मैं इंतजार कर रही हूँ कि कुत्तों की झूठन अपने बच्चों को खिलाऊं। पर माँ हूँ, बच्चों का पेट तो भरना होगा। उसी समय मोहन काम से लौटकर मीरा को घर में न देखकर अपनी माँ से, माँ मीरा कहाँ गई है? बेटा, वो खाने का इंतजाम करने गई है, आती ही होगी। उधर मीरा एक पत्तल में बचे हुए थोड़े से चावल और कड़ी सब्जी लेकर घर आती है और फर्श पर रखते हुए, ये लीजिए, देखिए मैंने इंतजाम कर लिया है, मैं खाना ले आई हूँ, सब लोग खा लीजिए। मीरा, ये खाना तुम्हें किसने दिया और कहाँ से मिला? बस वो दावत थी ना, वहीं से मिला है, आप लोग खा लीजिए। अब मैं आपसे कैसे बताऊं कि ये किस जूठन से उठा कर लाई हूँ, आपका स्वाभिमान टूट जाएगा। सब थोड़ा थोड़ा खाकर सो जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह मोहन अपने दोनों भाइयों के साथ काम पर जाने लगता है। तो फिर मीरा उसे रोकते हुए, रोज रोज आप काम की तलाश में जाते हो पर काम मिलता नहीं है। क्या करूं, उम्मीद तो नहीं हार सकता ना। अगर मैं उम्मीद हार गया तो तुम्हारा और बच्चों का क्या होगा मीरा? हाँ सही बात है, मैं भी उम्मीद नहीं हार सकती, मैं भी आज जाऊंगी काम की तलाश में। मोहन बाहर जाता है और मीरा सब्जी मंडी की तरफ चल देती है। वो सब्जी मंडी पहुंचकर कई दुकानों में काम मांगती है, जहां दुकानदार मीरा से, हमारे यहाँ भारी बोरी उठानी पड़ती है, तुम उठा नहीं पाओगी, ये झाड़ू पोछे का कोई काम यहाँ नहीं है, जाओ यहाँ से। निराश होकर लौटते समय मीरा जमीन से पालक के डंठल और गोभी के पत्ते उठाने लगती है। तभी वो देखती है कि एक पेड़ के चबूतरे पर लोग पंछियों के लिए चावल डाल रहे हैं। ये देखकर मीरा अपने आप से, भगवान मुझे माफ करना, मैं पंछियों का हक लेकर जा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। मीरा चबूतरे से 2 मुट्ठी चावल उठा लेती है। तभी एक दुकानदार उसे देखते हुए, कैसे कैसे बेशर्म लोग हैं, पंछियों का हक भी खा जाते हैं, भागो यहाँ से। मीरा डर कर पत्ते और चावल लेकर घर आ जाती है। घर आकर वो सब्जियों के पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और बर्तन में ज्यादा पानी डालकर चावल और पत्ते उबालकर नमक मिर्च डालकर बच्चों को देती है। बच्चे उसे खाकर खुश होते हुए, अरे वाह मम्मी, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है, ये पहले बनाकर क्यों नहीं खिलाया आपने हमें? अरे बच्चों, रोज रोज अलग अलग चीजें बनाकर खिलाना चाहती थी ना, इसलिए। तभी दोनों भाई अंदर आकर, भैया आज हमें काम तो मिला लेकिन आधे पैसे मिले हैं, लेकिन जितने भी मिले हैं उतने में हमारा खर्चा चल जाएगा। अरे वाह, ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। अच्छा आओ देखो,
मीरा ने हमारे लिए क्या बनाया है? मीरा कटोरी में तीनों को खाना देती है। वो खा रहे होते हैं तभी गांव का कर्जदार साहूकार वहां आकर, अच्छा तो तुम गांव छोड़कर यहाँ आकर रहने लगे हो? हाँ, अब मजे से खा रहे हो। सोचा था मैं अपने पैसे भूल जाऊंगा। अरे ऐसी बात नहीं है साहूकार जी, हम कर्जा चुकाने के डर से नहीं आए थे, बल्कि मुसीबत से बचने आए थे। हमें याद है कि आपका कितना देना है। देखो मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे अभी के अभी अपने पैसे चाहिए, नहीं तो मैं अभी यहाँ हंगामा कर दूंगा और सब सामान उठा कर ले जाऊंगा तुम्हारा, समझे? देखिए हंगामा मत करिए, यहाँ हमारी इज्जत है, प्लीज समझिए। देखिए साहूकार जी, मेरे पति और देवर आज इतना कमा कर लाए हैं, आप ये 300 रुपए ले जाओ, अगले महीने आना तो मैं और दे दूंगी। सिर्फ 300 रुपए से मेरा क्या होगा? हमारी मजबूरी समझो, और वैसे भी खेत तो आप ही के पास गिरवी है। 2 महीने का समय दे दो, अगर ब्याज ना दे पाए तो जो चाहे वो करना। चलो ठीक है, इसी बहाने हमारा पेट्रोल का खर्च तो निकलेगा। 2 महीने बाद आऊंगा। हाँ, धनीराम पैसे लेकर चला जाता है। सब परेशान हो जाते हैं। अगले दिन बहू फिर पड़ोसन के पास मदद मांगने जाती है। उसे देखकर कमला, पता नहीं कहाँ से चले आते भिखारी, नहीं है कुछ, हम अपना देखें या तुम्हारा देखें? कमला दरवाजा बंद कर लेती है और ये देखकर मीरा अपने आप से, आज के बाद चाहे जो हो जाए मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगी, भले मेरे बच्चे भूखे रहे या मैं भूखी रहूं। मीरा काम की तलाश में कपड़ा मार्केट की तरफ भटकती है। वो एक किराने की दुकान पर खड़ी होती है कि तभी एक ग्राहक थैली में 5 किलो चावल लेकर आता है, लेकिन रास्ते में उसकी थैली फट जाती है और कुछ चावल जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर मीरा मन ही मन, चलो ये चावल मेरे बच्चों का पेट भरेंगे और मेरे परिवार का भी। मीरा जमीन से चावल उठाने लगती है। आते जाते लोग उस पर हंसते हैं। ये क्या पागलपन है? हाँ, कैसे कैसे लोग हैं भाई, इन्हें इतनी भी शर्म नहीं आती रास्ते से चावल बीनते हुए। तभी एक साइकिल वाला उसके हाथ पर साइकिल का पहिया चलाकर निकल जाता है। मीरा कराह उठती है, हे भगवान, कैसे लोग हैं, इन्हें जरा भी दया नहीं आती। मीरा फिर भी चावल इकट्ठा करती है। तभी एक आदमी उस पर पानी डाल देता है और हंसने लगता है। मीरा किसी तरह आंचल में एक कटोरी चावल बचाकर चुपचाप घर चली आती है। घर पहुंचकर मीरा उस चावल को पीसकर पानी में डालती है और खमीर बनाकर तवे पर चीला सेकने लगती है। तभी बच्चे, मम्मी क्या बना रही हो, खुशबू अच्छी है। कुछ नहीं बेटा, तुम देखते जाओ, अभी खिलाती हूँ। तभी मोहन भी अपने दोनों भाइयों के साथ घर वापस आ जाता है। उसके हाथ खाली देखकर राधा उदास होते हुए, अरे बेटा, आज भी खाली हाथ आ गए। हाँ माँ, आज भी काम नहीं मिला, लगता है अब हमें जहर खाकर मरना ही पड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हैं ये, मैंने हिम्मत नहीं हारी, आप कैसे हिम्मत हार सकते हो? मैंने बच्चों को भूख में तड़पते देखा है, फिर भी मुझे उम्मीद है। पर इस टूटे हुए शरीर को कोई काम पर नहीं रखना चाहता। हाँ भाभी, ये दुबला पतला शरीर किसी काम का नहीं है अब। चिंता क्यों करते हो, भगवान पर भरोसा रखो, उसने धरती पर भेजा है तो खाने का इंतजाम भी किया होगा। लो, मैंने चावल के चीले बनाए हैं, ये खाओ। बहू पूरे परिवार को चीला सर्व करती है। सब खाकर सो जाते हैं और अगले दिन मोहन अपने दोनों भाइयों के साथ काम की तलाश में रास्ते से जा रहा था। तभी वो रास्ते में एक सरकारी बिल्डिंग को देखता है। वहाँ गार्डन के पौधे सूख रहे हैं। ये देखकर मोहन, अरे बाप रे, ये क्या, इन्हें खाद और पोषण की काफी कमी है। अगर सही मात्रा में खाद नहीं मिला तो ये जल्दी मुरझा जाएंगे। तभी वहाँ का हेड ऑफिसर बाहर आता है और उनकी बात सुनकर, क्या, ये क्या कहा आपने? कुछ नहीं साहब, बस मैं पौधों को देखकर बता रहा था कि ये क्यों मुरझा रहे हैं। लगता है कि आपको पौधों की काफी जानकारी है। हाँ हाँ साहब, हम तीनों भाई किसान हैं तो हमें जानकारी तो होगी ही। अच्छा, तो तुम किसान हो, तो और क्या क्या जानते हो पौधों के बारे में, जरा बताओ। मोहन पौधों के बारे में बताने लगता है। दूसरी तरफ मीरा दिन भर हर जगह भटककर रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी रहकर भी खाली हाथ शाम को लौटकर मनी मन, आज मेरे बच्चों के पेट में कुछ नहीं जाएगा, हे भगवान अब क्या होगा। माँ भूख लगी है। बहू, आज क्या बनाओगी? बहुत भूख लगी है, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि आज कुछ भी नहीं मिला। आज भगवान ही हमारी नैया पार लगा सकते हैं। तभी मीरा देखती है कि उसके पति और देवर हाथ में राशन और सब्जियों की थैलियां लिए खुशी खुशी चले आ रहे हैं। मीरा दौड़कर उनके पास आकर, ये चमत्कार कैसे हुआ? इतने सारे राशन के पैसे कहाँ से आए? अरे एक साहब ने हम तीनों भाइयों को नौकरी पर रख लिया है।
हमें सरकारी बिल्डिंग के गार्डन में पौधों की देखभाल करनी है और तनख्वाह काफी अच्छी है। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम जल्दी से देखो, मैं दाल लाया हूँ, चावल लाया हूँ, सब्जी और आटा भी है। भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारे दुख भरे दिन दूर होंगे। अरे हाँ, हमारी परेशानियां दूर होंगी। मैंने तुम्हारी भी बात की है। वहाँ महिला सफाई कर्मचारी की जरूरत होगी तो तुम्हें जरूर नौकरी पर रख लेंगे। बेटा देखा, इसलिए उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। न बहू ने उम्मीद हारी, न तुम्हारी उम्मीद टूटने दी। आज हमारे बुरे दिन दूर हो गए। हाँ, और उन्होंने हमें हमारी पूरी कहानी सुनकर 15 दिन का एडवांस भी दे दिया है। अरे वाह, अब तो हमारा गिरवी खेत भी छूट जाएगा। हाँ बहू, जब प्यासी सूखी जमीन पर बारिश की पहली बूंद पड़ती है तो बड़ा सुकून भरा एहसास होता है। आज वैसा ही सुकून मिल रहा है बेटा। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज हवा चलने लगती है। थोड़ी देर में झमाझम बारिश होने लगती है। ये देख मोहन, देखो इस बार बारिश भी आ गई। अब हमारी खेती भी अच्छी होगी और नौकरी से भी हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ जी, अब मुझे सिर्फ एक कटोरी चावल में पूरे परिवार का गुजारा नहीं करना पड़ेगा। मेरा परिवार अब हमेशा भरपेट खाना खाएगा। इतना कहकर मीरा रसोई में जाकर खुशी खुशी खाना पकाती है और फिर पूरा परिवार मुस्कुराते हुए एक साथ बैठकर तृप्ति से पेट भर खाना खाता